कहानी की शुरुआत होती है 1857 के नॉर्थ पोल से, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ और मौत का सन्नाटा है। एक बड़ा जहाज हॉरिसॉन्ट बुरी तरह से बर्फ के चंगुल में फंसा हुआ है। कैप्टन एंडरसन और उनके लोग इस जहाज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हें दूर एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक कैंप जला हुआ है और हर तरफ खून बिखरा है। वहां उन्हें एक ऐसी हालत में आदमी मिलता है जिसका पैर टूटा हुआ है और जिस्म पर फ्रॉस्टबाइट के निशान है। लेकिन इससे पहले कि वो उस आदमी को बचा पाते, एक बेहद भयानक और विशालकाय जानवर वहां आ जाता है। कैप्टन और उसके लोग उस आदमी को लेकर जहाज पर भागते हैं, पर वो जानवर उनका पीछा करते हुए जहाज पर चढ़ जाता है। वो किसी आम जानवर की तरह नहीं है। उसकी स्किन ऑनेस्टर ग्रे है और उसकी एक आंख चमक रही है। वो सेलर्स को खिलौनों की तरह उठाकर फेंक देता है और 3 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। आखिर में चीफ ऑफिसर लार्सन एक भारी गन से उस पर फायर करता है, जिससे बर्फ टूट जाती है और वो जानवर ठंडे पानी में डूब जाता है। जहाज पर बचा हुआ आदमी होश में आता है। वो कैप्टन को बताता है कि वो जानवर मरा नहीं है और वो वापस जरूर आएगा। जब कैप्टन पूछते हैं कि वो शैतान आखिर है क्या, तो वो आदमी कहता है कि मैंने उसे बनाया है। मेरा नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। विक्टर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। उसका बचपन एक आलीशान विला में बीता, पर उसके पिता लियोपोल्ड एक बेहद सख्त सर्जन थे जो उससे प्यार नहीं करते थे। एक दिन विक्टर की माँ की मौत उसके छोटे भाई विलियम को जन्म देते वक्त हो जाती है। विक्टर इसका इल्जाम अपने पिता पर लगाता है, क्योंकि वो प्रीएमिनेंट सर्जन होते हुए भी उसकी माँ को नहीं बचा पाए। मौत को हराने की जिद में छोटा विक्टर एक खतरनाक कदम उठाता है। वो पहाड़ों से एक जहरीला पौधा लाता है और चुपचाप अपने सोते हुए पिता के कान में डाल देता है। लियोपोल्ड की दर्दनाक मौत हो जाती है और विक्टर उस वक्त मुस्कुराता है। ये तो सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत ही। सालों बाद बड़ा होकर विक्टर एडिनबर्ग की मेडिकल स्कूल में पहुंचता है। वहां वो सबके सामने एक मुर्दे के टुकड़ों को जोड़कर इलेक्ट्रिक नीडल्स के जरिए उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। वो भारी महफिल में ऐलान करता है कि वो खुदा की गलती को सुधारेगा और मौत को पूरी तरह खत्म कर देगा, पर मेडिकल स्कूल वाले उसे पागल समझकर निकाल देते हैं। तभी उसकी जिंदगी में एक बेहद अमीर और रहस्यमयी आदमी हाइनरिक हारलैंडर की एंट्री होती है, जो विक्टर से कहता है कि वो उसके इस नामुमकिन ख्वाब को सच कर सकता है, पर उसकी इस मदद की एक भयानक कीमत होगी जिसकी कल्पना विक्टर ने सपने में भी नहीं की थी। कहानी आगे बढ़ती है और विक्टर की जिंदगी में एक नया तूफान दस्तक देता है। उसका छोटा भाई विलियम, जो अब एक कामयाब इंसान बन चुका है, अपनी मंगेतर एलिजाबेथ के साथ विक्टर से मिलने आता है। एलिजाबेथ बेहद खूबसूरत और समझदार है और विक्टर पहली ही नजर में उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। हालांकि वो उसके भाई की होने वाली पत्नी है, लेकिन असली खेल तो हारलैंडर खेल रहा था। हारलैंडर विक्टर को एक ऐसी डील देता है जिसे ठुकराना नामुमकिन था। वो उसे एक आलीशान अबैंडन्ड गॉथिक वाटर टावर और अनलिमिटेड रिसोर्सेज देता है, ताकि वो अपने मौत को हराने के इस पागलपन को अंजाम दे सके। विक्टर जानता था कि ये रास्ता तबाही की तरफ जाता है, पर अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। बिल्कुल उस ऐतिहासिक स्ट्रेटेजी की तरह जहां आगे बढ़ने और जीतने के लिए अपने ही जहाज जलाने पड़ते हैं, विक्टर मौत के इस खेल में पूरी तरह ओनल इन हो जाता है और वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर देता है। अब शुरू होता है मौत का सबसे घिनौना नंगा नाच। हारलैंडर और विक्टर एक बर्फीले बैटलफील्ड पर जाते हैं, जहां खून और लाशें बिखरी हुई हैं। वो वहां से सबसे मजबूत और लंबे मुर्दों के टुकड़े जमा करते हैं। टावर के अंदर एक आइस चेंबर बनाया जाता है, जहां इन लाशों को रखा जाता है। रात दिन एक करके विक्टर इन कटे हुए अंगों को जोड़कर एक विशालकाय जिस्म तैयार करता है, जिसमें चांदी के तार और रिब्स लगाए जाते हैं ताकि बिजली का करंट सीधा दिल तक पहुंचे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, पर तभी एक भयानक सच सामने आता है। हारलैंडर एक जानलेवा बीमारी सिफिलिस से जूझ रहा है और मौत उसके बेहद करीब है। वो विक्टर को धमकी देता है कि इस नए बनाए गए ताकतवर जिस्म में उसका दिमाग और आत्मा डाली जाए। विक्टर इस बात से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि ये उसके एक्सपेरिमेंट को तबाह कर देगा। दोनों के बीच टावर की छत पर एक भयानक झगड़ा होता है। तूफान और बारिश के बीच हारलैंडर का पैर फिसलता है और वो कई मंजिल नीचे लैब के फर्श पर गिरकर दर्दनाक मौत मारा जाता है। हारलैंडर मर चुका है, पर आसमान से कड़कती हुई बिजली सीधे टावर के सिल्वर रॉड पर गिरती है और सीधा उस मुर्दे के जिस्म में दाखिल होती है। धमाके और आग के बीच विक्टर अपनी सांसें रोके देखता है, पर वो नया जिस्म कोई हरकत नहीं करता। विक्टर निराश होकर फर्श पर गिर पड़ता है। क्या विक्टर का मौत को हराने का सपना हमेशा के लिए दफन हो गया? अगली सुबह जब विक्टर की आंख खुलती है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। उसके बिस्तर के पास वही खौफनाक जिस्म खड़ा था। वो तजुर्बा जिसे विक्टर मौत का खेल समझकर छोड़ चुका था, वो दरअसल जिंदा हो चुका था। शुरू में विक्टर एक बाप की तरह उसे दुनिया दिखाता है। वो उसे अपना नाम विक्टर और सन यानी सूरज सिखाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनता है, पर विक्टर उसकी असाधारण ताकत और अजीब हरकतों से घबराने लगता है। अपने ही बनाए इस जिस्म से डरकर वो उसे एक अंधेरे तहखाने में मोटी जंजीरों से बांध देता है। कहानी में तूफान तब आता है जब अचानक विलियम और एलिजाबेथ उस टावर पर पहुंच जाते हैं। एक दिन
दिन एलिजाबेथ अकेले भटकते हुए उस तहखाने में चली जाती है जहाँ उसकी नजर उस जंजीरों में जकड़े जख्मी क्रीचर पर पड़ती है। उसके जिस्म के घाव और खौफनाक चेहरे को देखकर एलिजाबेथ डरती नहीं बल्कि उसके अकेलेपन और दर्द को महसूस करती है। वो बिना किसी डर के उसके पास जाती है, उसे अपना नाम एलिजाबेथ सिखाती है और एक बेहद खूबसूरत धुन गुनगुनाती है। क्रीचर, जिसे अब तक दुनिया ने सिर्फ ठुकराया था, इस प्यार भरे एहसास से इतना जुड़ जाता है कि वो एलिजाबेथ को एक सूखा पत्ता तोहफे में देता है। पर जब विक्टर को यह पता चलता है तो उसके अंदर जलन और गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो लोहे की एक भारी रॉड लेकर तहखाने में जाता है और क्रीचर को बुरी तरह पीटने लगता है। अपने बचाव में क्रीचर विक्टर का हाथ पकड़ लेता है और उस लोहे की मोटी रॉड को किसी रुई की तरह मोड़कर फेंक देता है। यह ताकत देखकर विक्टर की रूह कांप जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसी मौत को जन्म दे दिया है जो अब उसके बस में नहीं रही। डर और पागलपन में विक्टर एक भयानक फैसला करता है। वो विलियम को चुपचाप हारलैंडर की लाश दिखाता है और झूठ बोलता है कि इस मॉन्स्टर ने हारलैंडर को बेरहमी से मार दिया। वो विलियम से कहता है कि वो एलिजाबेथ को लेकर तुरंत यहाँ से चला जाए। जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, विक्टर तहखाने के चारों तरफ रखे पेट्रोल के डिब्बों को गिरा देता है। उसका इरादा उस जिंदा क्रीचर को जंजीरों में जकड़े हुए ही आग में जिंदा जला देने का है। विक्टर आग लगा देता है और लपटें तहखाने की तरफ तेजी से बढ़ने लगती हैं। क्रीचर आग को अपने पास आता देख बुरी तरह घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाते हुए अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है। टॉवर में आग लग चुकी है और धमाके शुरू हो गए हैं। क्या वो इस आग में जलकर राख हो जाएगा या विक्टर की यह सबसे बड़ी गलती उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी? आग की लपटें और धमाकों ने पूरे टॉवर को हिलाकर रख दिया है। एक बैटरी के फटने से एसिड सीधे क्रीचर के ऊपर गिरता है और वो दर्द से तड़प उठता है। अपनी जान बचाने के लिए वो जंजीरों में फंसे अपने ही हाथ को बुरी तरह नोचकर अलग कर देता है और आजाद हो जाता है। इससे पहले कि पूरी इमारत उसके ऊपर गिरे, वो मुर्दों को फेंकने वाले च्यूट रास्ते से सीधा नीचे बर्फीली झील में जा गिरता है। पानी के अंदर डूबते हुए लगता है कि शायद अब इस राक्षस का अंत हो गया है, पर उसकी तकलीफ तो अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह किनारे पर जब उसकी आंख खुलती है तो एक चमत्कार होता है। उसका कटा हुआ हाथ वापस जुड़ चुका है और उसके सारे घाव भर गए हैं। वो भटकते हुए एक घने जंगल में निकल पड़ता है जहाँ उसका सामना एक अबैंडन्ड मिल चक्की में रहने वाले एक परिवार से होता है। इस परिवार में एक अंधा बूढ़ा आदमी, एक छोटी बच्ची और कुछ शिकारी हैं। क्रीचर इंसानों से डरकर चुपचाप उन मिल की भारी मशीनों के बीच छुप जाता है। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि रात के अंधेरे में जंगल से भारी लकड़ियां लाकर एक अनजान फरिश्ते, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट की तरह उनकी मदद करता है। चुपके चुपके वो अंधे आदमी को बच्ची को पढ़ाते हुए सुनता है और वक्त के साथ इंसानों की भाषा, उनके शब्द और उनके एहसास सीख जाता है। सर्दियां आने पर बाकी शिकारी वहां से चले जाते हैं और अंधा आदमी घर पर अकेला रह जाता है। हिम्मत करके क्रिएचर उस अंधे आदमी के सामने जाता है। आंखों से लाचार होने के कारण वो बूढ़ा आदमी उसके खौफनाक चेहरे को नहीं देख पाता, उसकी आवाज के दर्द को महसूस करता है और उसे अपना दोस्त मान लेता है। पहली बार क्रीचर को इस दुनिया में प्यार और दोस्ती का एहसास होता है, लेकिन उसकी किस्मत में खुशियां कहाँ थी। अचानक भेड़ियों का एक खूंखार झुंड उस घर पर हमला कर देता है। क्रीचर अपनी जान पर खेलकर और अपने हाथों से उन भेड़ियों को चीर डालता है, पर तब तक वो अंधा आदमी बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। जब बाकी शिकारी वापस आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक खौफनाक मॉन्स्टर खून से लथपथ उस बूढ़े आदमी की लाश को पकड़ बैठा है। उन्हें लगता है कि इसी दरिंदे ने उसकी जान ली है। बिना कुछ सोचे और बिना सच्चाई जाने वो क्रीचर पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। एक गोली सीधे उसके सिर के आर पार हो जाती है और वो ठंडी बर्फ पर गिरकर मर जाता है। उसकी सांसें थम चुकी हैं और जिस्म ठंडा पड़ गया है। पर तभी एक ऐसी घटना होती है जो कुदरत के हर नियम को तोड़ देती है। बर्फ से ढका हुआ वो मरा हुआ जिस्म अचानक एक लंबी सांस लेता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो चाहकर भी मर नहीं सकता। विक्टर ने उसे एक ऐसे जिस्म में कैद कर दिया है जहां मौत जैसी शांति भी नसीब नहीं होगी। अब उसके सीने में सिर्फ एक ही आग जल रही है, इंतकाम की आग। एक ऐसी आग जो विक्टर और उसके अपनों को जलाकर राख कर देगी। बर्फ के बीच दर्दनाक मौत से जिंदा होने के बाद क्रिएचर के दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो अब किसी के बुझाए नहीं बुझने वाली थी। वो सीधा विक्टर के आलीशान विला की तरफ निकल पड़ता है जहां आज खुशियों का माहौल है और मेहमान जमा हो रहे हैं। आज विलियम और एलिजाबेथ की शादी होने वाली है। दूसरी तरफ विक्टर, जिसका एक पैर उस भयानक ब्लास्ट में कट चुका है, अभी भी अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एलिजाबेथ उसके झूठ को पहचान चुकी है और उससे नफरत कर। रात के अंधेरे में जब विक्टर अकेले अपने कमरे में शीशे के सामने होता है, तभी खिड़की हवा से अचानक खुलती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, मौत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसका अपना बनाया हुआ वह खौफनाक क्रिएचर विक्टर को मारने नहीं आया था, बल्कि उसकी एक ऐसी मांग थी जिससे विक्टर की रूह कांप उठती है। वो विक्टर से कहता है, मेरे जैसा एक और बनाओ, एक साथी, ताकि मैं इस दुनिया में अकेला न रहूं। पर विक्टर साफ इनकार कर देता है। उसे डर है कि अगर इन दो राक्षसों ने मिलकर इस दुनिया में बच्चे पैदा किए तो पूरी इंसानियत तबाह हो जाएगी। इस इनकार से क्रिएचर का गुस्सा
आसमान छू लेता है। वो विक्टर को उठाकर बुरी तरह कमरे की दीवारों पर पटकने लगता है। इस भयानक शोर को सुनकर सफेद शादी के जोड़े में सजी एलिजाबेथ भागती हुई कमरे में आती है, पर उस मॉन्स्टर को देखकर वो डरती नहीं बल्कि उसे पहचान लेती है। क्रीचर एक धुन गुनगुनाता है और एलिजाबेथ भी वही धुन गुनगुनाती है जो उन्होंने उस अंधेरे तहखाने में सुनी थी। दोनों एक दूसरे के अकेलेपन और दर्द को समझते हुए गले मिलते हैं, पर यह देखकर विक्टर के सर पर पागलपन और जलन सवार हो जाती है। वो डर के मारे एक ड्रॉर से बंदूक निकालता है और क्रीचर पर गोली चला देता है, लेकिन उस गोली का शिकार वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद एलिजाबेथ होती है जो उसे बचाने के लिए गोली के सामने आ जाती है। गोली सीधे उसके सीने को चीर देती है। धमाके की आवाज सुनकर मेहमान और विलियम दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। अपनी मंगेतर को खून में लथपथ बेजान देकर विलियम डर और गुस्से में क्रिएचर पर हमला करता है, पर क्रिएचर के एक ही झटके से विलियम का सिर दीवार से टकराता है और वो मौत के घाट उतर जाता है। क्रीचर एलिजाबेथ के खून से लथपथ बेजान जिस्म को अपनी बाहों में उठाता है और सबके सामने बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। कुछ ही पलों में विक्टर ने अपना भाई, अपना प्यार और अपना गुरूर सब कुछ खो दिया है। आज सबकी नजरों में असली मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि खुद विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। पागलपन में वो अपनी बंदूक उठाता है और आखिरी शिकार के लिए उन बर्फीले पहाड़ों में निकल पड़ता है। एक ऐसी बर्फीली जगह जहाँ से शायद कोई जिंदा वापस नहीं आएगा। बर्फीले पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा में क्रीचर खून से लथपथ एलिजाबेथ को अपनी बाहों में थामे बैठा है। एलिजाबेथ आखिरी बार मुस्कुराती है और हमेशा के लिए इस जालिम दुनिया को छोड़ देती है। तभी पीछे से विक्टर वहां पहुंचता है अपनी बंदूक ताने। क्रीचर उस पर झपट्टा मारता है पर उसे जान से नहीं मारता। मौत तो एक आसान सजा थी। क्रीचर विक्टर की नाक और दांत तोड़ देता है ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी एक बदसूरत और लाचार इंसान बनकर जिए। अब शुरू होता है दुनिया के आखिरी छोर तक का सबसे भयानक पीछा। विक्टर नॉर्थ पोल के बर्फीले तूफानों को चीरते हुए एक आखिरी जाल बिछाता है। एक छोटे से टेंट में वो डायनामाइट लेकर उस राक्षस का इंतजार करता है। जैसे ही क्रीचर वहां पहुंचता है, दोनों के बीच एक खूंखार जंग होती है। क्रीचर विक्टर के नकली पैर को तोड़ देता है और उसके हाथ को कुचल देता है। हार मानकर विक्टर डायनामाइट में आग लगा देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बर्फ का पहाड़ हिल जाता है, पर जब धुआं छंटता है तो विक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आधा जिस्म जल जाने के बावजूद क्रीचर अब भी जिंदा खड़ा था। वो विक्टर को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है और यहीं पर दोनों आकर कैप्टन एंडरसन के जहाज पर मिलते हैं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। विक्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अपनी मौत के आखिरी पलों में विक्टर का गुरूर टूट चुका है। वो रोते हुए क्रीचर का हाथ पकड़ता है और उसे पहली बार अपना बेटा मानता है। विक्टर मौत से पहले उससे माफी मांगता है। जिस क्रीचर को पूरी दुनिया ने ठुकराया वो अपने बनाने वाले को माफ कर देता है और पहली और आखिरी बार उसे फादर कहकर पुकारता है। अगले ही पल विक्टर की सांसें थम जाती हैं। क्रीचर अपने पिता की मौत पर एक दर्दनाक चीख मारता है जो उसके दिल के टुकड़े कर देती है। जहाज के बाहर निकलकर वो बचे हुए सेलर्स को नहीं मारता बल्कि अपनी बेहिसाब ताकत से उस भारी जहाज को धक्का देकर बर्फ के चंगुल से आजाद कर देता है। सेलर्स वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं और वो अकेला क्रीचर चमकते हुए बर्फीले सूरज की तरफ बढ़ जाता है, हमेशा के लिए आजाद पर हमेशा के लिए अकेला। दोस्तों, इंसान का गुरूर और कुदरत से खिलवाड़ कैसे उसे उस तबाही तक ले जाता है जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता, यह इस कहानी से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको यह रूह कांपा देने वाली सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।